ओके सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सर शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के क्वेश्चंस। सर आइए सबसे पहला आई से स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हम देखते हैं कि सर हमको आते कि नहीं आते। सर क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन विथ रीजंस whether registration is required under CGST Act in the following independent cases or not। बेटा बताइए इनमें रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं कराना है। एंड इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं फ्रिक्वेंटली। फर्स्ट, आधव कंप्यूटर्स, आपने माधव नाम सुना होगा बेटा, यह है आधव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आधव कंप्यूटर इज ₹15 लाख which comprises both interstate and intrastate supply। पहली बात तो गुजरात में बेटा, तमन्ना टीपी में नहीं बेटा, ये क्लियर सर। पर सर्विसेज से बेटा ये 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, पर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस भी करता है बेटा ये। तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या बेटा? सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन दे रखा है, क्लियर। और बोल दिया क्या, इवन इफ यू आर सप्लाइंग द सर्विसेज इंटरस्टेट ऑल्सो, तो भी जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं हो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर, डन। सेकंड, मतलब इस केस में 15 लाख रुपए टर्न हो रहे हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है बेटा, ऑल्दो ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। यही गुड्स होता तो यही गुड्स होता, इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है बेटा। सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स supplies taxable goods to various states in India। ये गुड्स बेचता है वेरियस स्टेट्स इन इंडिया को, क्लियर। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, वी डोंट केयर, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर सेक्शन नंबर 24, एज पर सेक्शन नंबर 24, any person engaged in interstate supply of goods is compulsorily required to get himself registered under GST। therefore in this case soft drinks of West Bengal who is engaged in exclusively in supplying goods, but since he is compulsorily liable to pay tax, compulsorily liable to register himself as per section 24, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बोलो यस सर। अच्छा सुनो, 35 लाख बेटा टर्नओवर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अच्छा यही मान लो इंटरसेट नहीं होता, इंट्रा होता बेटा, तो 40 लाख का बेनिफिट मिलता है इसको बेटा, हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों, एग्जामिन whether the liability to register compulsorily under section 24 arises in the following of the independent case। बेटा मीनू, a supplier in Maharashtra is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of cultivation of her own land within Maharashtra and also outside the Maharashtra। सर ये पोटेटो मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते बेटा, ये कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट है बेटा। और प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन लैंड से ही अगर आपका रेवेन्यू है तो आप भले इंटर करो या इंटर करो, एग्रीकल्चरिस्ट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। भारत माता की जय। जीनू ऑयल्स गुजरात इज एंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल। अच्छा टफ है क्या क्वेश्चन बेटा? एज वेल एज पेट्रोल, कभी पिया है बेटा आपने? ओके, मशीन ऑयल पिया होगा बेटा, कोई बात नहीं। सर फर्दर इट प्रोवाइड्स इंट्रा स्टेट सर्विसेज ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल टू कस्टमर बेटा। अच्छा ऑयल रिफाइनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बेटा ये, क्लियर। टोटल टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज ₹10 लाख, पेट्रोल 5 लाख, सप्लाई ऑफ सर्विसेज 6 लाख। बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बेटा इसका? 21 लाख बेटा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में पेट्रोल भी आता है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। अब एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख हो गया बेटा, कहां पर है बेटा? गुजरात में। सर सर्विसेज भी है, इसलिए 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता, केवल 20 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा, हाँ है ना भाई? और सिंस इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हो गया है, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी आएगी। कोई खास बात? चलिए बच्चों, टिलू नाम सुना आपने बेटा कभी टिलू का? कहां पर है टिलू? ऊपर गया बेटा, क्लियर। टिलू इज वर्किंग एज एन एजेंट, क्लियर। सर कोई बात नहीं बेटा, अभी लगेंगे बेटा 2 सप्ताह बेटा पढ़ना। सर टिलू इज वर्किंग एज एन एजेंट। सर ही इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है जीवन में बेटा कई बार, अरे हो जाता है ना, इसमें क्या है। सर टिलू इज वर्किंग एज एन एजेंट। सबका अपना अपना टेक्निक है बेटा, अपना अपना स्टाइल है, इसमें क्या है? नोबडी इज रॉन्ग, वी आर करेक्ट, बात खत्म, सिंपल। सर टिलू इज वर्किंग एज एन एजेंट
he is supplying taxable goods as an agent of TICU, who is registered taxable person था, वो TICU का एजेंट है, and its aggregate turnover does not exceed the threshold applicable threshold limit during the financial year. Invoices to customers are issued in the name of TILU. अगर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा, मतलब क्या है सर, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है एज पर सेक्शन 24. सर, any agent who is supplying the goods or service or both on behalf of his principal या any other name बेटा, clear, is required to get himself registered compulsorily under the GST. That's why भले ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ तो भी इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. भारत माता की जय. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, determine effective date of registration in the following cases. The aggregate turnover of Dhampur Footwear Industries of Delhi has exceeded the applicable threshold limit of rupees 40 lakh on 1st of September. बच्चा ओके, क्या बेचता बेटा ये? फुटवेयर. खाए होंगे ना बेटा आपने तो. क्लियर. इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20th September बेटा. 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होगा कब? 1 सितंबर को. रजिस्ट्रेशन अप्लाई कब किया बेटा? 20 सितंबर को. विद इन 30 डेज बेटा. सर्टिफिकेट कब मिला बेटा? वी डोंट केयर बेटा. व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा? रीजन बिहाइंड इट? Sir, every person who is liable to get himself registered is required to get himself registered within, is required to apply for registration within 30 days. Since in this case he has applied for registration within 30 days, therefore effective date of registration will be the date when he become liable for registration, that is 1st of September is the effective date of registration. Mehta Tele Services is an architect in Lucknow beta, service deta beta ye. Clear? Its aggregate turnover exceeds rupees 20 lakh on 25th October. It submits the application for registration on, लो भाई साहब लग गए, 27th November. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला बेटा? 5 दिसंबर को. बताओ व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? 5th December इज द रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा. अच्छा, अब लोग सुनो, अगर इसका आंसर लिखना कैसे लिखोगे बेटा? इधर ध्यान. क्लियर सर? इधर ध्यान. अब आपको सेक्शन नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा. एज पर प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट, एवरी पर्सन, वैसे सेक्शन 30 बेटा ये, पर ठीक है, सेक्शन 25 है बेटा ये. ओके सर, एवरी पर्सन एज पर प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट, every person who is liable to get himself registered under GST is required to apply for registration within 30 days from the date when he became liable for registration. If he applies for registration within 30 days when he became liable for registration, then the effective date of registration will be the date when he became liable for registration. But if he does not apply for registration within aforesaid 30 days, then the effective date of registration will be the date of grant of registration certificate. ये पता है, प्रोविजन लिख दो कॉमन दोनों के लिए बेटा, ए और बी दोनों के लिए कॉमन लिख दो बेटा. अब एक आंसर बेटा लिखो दो, क्या काम करूं क्या है? ये आपको आता है? आता है, ठीक है. अब एक आंसर, ये तो हो गया कॉमन प्रोविजन फॉर बोथ ए एंड बी. आंसर में आप ऐसे लिख के आएंगे बेटा. फिर नाउ आंसर फॉर ए. सिंस इन दिस केस मिस्टर Dhampur, Messrs. Dhampur Footwear Industries of Delhi is exclusively engaged in supply of goods, intrastate supply. Therefore, the liability to apply for registration arises when the aggregate turnover crosses rupees 40 lakhs. कितना बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई. कितना बेटा? 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. क्लियर? एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 40 लाख ऑन 1st of September, and he applied for registration on 20th September, that is within 30 days. Therefore, the effective date of registration will be date when he became liable for registration, that is 1st of September, irrespective of fact कि certificate is granted on 25th September. बच्चों हाँ है ना भाई? इसलिए इसका effective date of registration क्या होगा? 1st of September. यही अगर हम सेकंड आंसर लिखेंगे मेटा टेली सर्विसेज का, तो सर since he is a service supplier, the threshold limit for registration is 20 lakh, which crossed on 25th of October, but he didn't apply for registration within 30 days. Therefore, effective date of registration will be date of grant of registration certificate, which is 5th of December. ये आप आंसर लिख के आएंगे. भारत माता की जय. पूरे मार्क्स नहीं मिले तो गारंटी बेटा मेरी, पर ऐसे लिख के आना पड़ेगा बेटा आपको. ओके जब भी कोई इस तरह के क्वेश्चन बनते बेटा, आपको ध्यान रखना, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है क्या?
एप्लीकेबल प्रोविजंस, अपनी लैंग्वेज में लिखाइए बेटा। क्लियर सर? फिर लिखेंगे क्या, करंट केस क्या और उसका आंसर क्या है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू ग्रांट, in order to be eligible for grant of registration, a person must have a PAN issued under the Income Tax Act 1961. State one exception to it बेटा। पैन नंबर होना कंपलसरी, विदाउट पेन रजिस्ट्रेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रांटेड। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है, ये सब लिखना है आपको इंग्लिश में बेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैन नंबर ओनली बेटा। क्लियर? बट यस देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। फर्स्ट सर टीडीएस वाले थे, टीडीएस वाले अगर उनके पास पैन नंबर नहीं पर 10 नंबर इनकम टैक्स में, उसके बेस पे भी इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सेकंड वो एनआरटीपी याद है बेटा, उनके पास अगर पैन नंबर ऑब्वियसली नहीं होगा तो उनके देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है या पासपोर्ट है उसके बेस पे भी रजिस्ट्रेशन को मिल जाता है। हाँ ना भाई? आपको एक ही लिखा ना, मैंने दोनों बता दिया बच्चे आपको। आइए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। बच्चों ध्यान देना, अगर ध्यान से सुना ना तो चैप्टर पढ़े हुए भले आपको टाइम हो गया है बेटा। क्लियर? फिर भी पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है बेटा आपका, और मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि आपको आता है बेटा। क्लियर? आइए, एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर सेक्शन 24, अ पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड कंपल्सरीली। देयरफॉर इन दिस केस, क्या नाम दिया बेटा? This agent is required to get himself registered compulsorily, although its threshold limit for registration has not crossed बेटा। हाँ है ना भाई? Yes. B. An agriculturalist who is only engaged in supply of produce out of cultivation land and its aggregate turnover exceed the applicable threshold limit during the financial year बेटा। कितना? कोई भी turnover limit we don't care. It has been exempted under section 23 from obtaining the registration, इसलिए इसको registration कराने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, Pure Oils Delhi has supplied machine oil and high speed diesel in the month of April as per the details given in the table below. Pure Oils is not yet registered बेटा। एक बार जीवन में देख ले बेटा, करना क्या बेटा, एक तो यहाँ पे जो फिगर्स देख रहे हैं बेटा, these are excluding GST बेटा। सेकंड, determine whether Pure Oils is liable to registration or not बेटा। रजिस्ट्रेशन लायबल है कि नहीं बेटा। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली, ये भाई साहब का दिल्ली के ना बेटा, चलो 15 लाख का टर्नओवर हो गया बेटा। सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली बेटा, ये डीजल बेचता है ना बेटा। क्लियर? तो भी एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होगा बच्चा ये। यस। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। ओ ब्रांच जो पंजाब में, उसने पंजाब में बेचा बेटा माल, मतलब वो इंटरसेट सेल नहीं बेटा, ये पंजाब से पंजाब में बेचा बेटा इसने, विद इन द स्टेट है, इंट्रा चलेगा, पर एग्रीगेट टर्नओवर में तो ये टर्नओवर में काउंट होगा ना यार बेटा आपका। यस, डन। बताइए कितना टर्नओवर हो गया बेटा? 35 लाख। और इसका ब्रांच क्या बेटा? दिल्ली और पंजाब। हाँ है ना भाई? क्लियर? सिंस विद इन द स्टेट सप्लाई करता है बेटा ये, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है बेटा ये। क्लियर? और सर ये कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है बेटा, इसलिए इसको सेक्शन में 23 का फायदा मिल जाएगा। और 23 ने एग्जम्पशन दिया 40 लाख तक का बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ही इज नॉट लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? अब सुनो, इसने क्या 6 माह का क्वेश्चन था बेटा, मॉक टेस्ट का बेटा, ठीक है, इसलिए इसने पूरा के डिटेल में लॉ लिख दिया बेटा। पर आपको इतना लॉ लिखने की जरूरत नहीं, आप तो इतना लिखे हैं रिलेवेंट कि सिंस he is located in Punjab and Delhi, which are not the specified states which have been excluded from the benefit of rupees 40 lakh turnover benefit beta. Therefore, in the current case, since the assessee is engaged exclusively in supplying the goods, his aggregate turnover limit for registration will be 40 lakh. हाँ ना भाई? And he will not be required to get himself registered under GST till his aggregate turnover does not exceed rupees 40 lakh. In the current case, his aggregate turnover will be, फिर आप इन तीनों का कैलकुलेशन करना और तीनों को ऐड करके लिखना क्या, 35 लाख इज एग्रीगेट टर्नओवर बच्चा। हाँ ना भाई? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, एग्जाम सप्लाई भी आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है बेटा, ठीक है, और वो भी ऑल इंडिया बेस पे जितनी ब्रांचेस सबका टर्नओवर क्लब करके फिर आता है बेटा, इसलिए 35 लाख इज द एग्रीगेट टर्नओवर बेटा। और ऐसे केस में सिंस उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। कुछ समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस। आइए मालिक, what will be your answer if in above question in serial number 2 Pure Oils
supplies high speed diesel in Delhi in the capacity of an agent of mixed oil limited. बेटा एक मिनट, अगर आप एजेंट हो, कौन हो बेटा, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट सप्लाई करता है, पर कौन सा सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई बेटा. अगर हाई स्पीड डीजल अगर आप सप्लाई करते हो, क्या करते हो बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या सप्लाई करते हो बेटा, तो वो क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है मालिक. क्या है मालिक, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर कर रहा है, तो अगर आप एजेंट भी हो उसके, तो भी आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो. स्टिल द आंसर विल रिमेन सेम एंड यू विल नॉट बी लायबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. बेटा हाँ है ना भाई, क्लियर. आइए बच्चों, रघुपति राघव राजा राम. एग्जामिन वेदर द सप्लायर इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. देखो बेटा, एमटीबी नवंबर 23, एमटीबी नवंबर 20, आरटीबी नवंबर 22, सीए इंटर एग्जाम जुलाई 21, एमटीबी नवंबर 21, आरटीबी नवंबर 19, एमटीबी नवंबर 22, एमटीबी मई 24. बेटा मतलब कुल मिला क्या करते बेटा, एक बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, फिर एमटीपी से उठा के बेटा एमटीपी में हर डाल देते बेटा. क्लियर. पर पॉइंट इज दैट इस तरह के क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द क्वेश्चन बेटा, इन द एग्जाम बेटा. ओके सर, जो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, पर बच्चों मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, कुछ क्वेश्चन आप जरूर हाथ से लेके आना बेटा, क्योंकि मैंने हर का लॉजिक दिया विद लो बेटा. ओके पढ़िए. राघव ऑफ आसाम, पहली बात तो आसाम कहां पे आता है बेटा, आसाम में आता है बेटा वो तो. क्लियर. पर तमन्ना औसम टीपी में आता है क्या बेटा, नहीं आता है बच्चों. क्लियर, बिल्कुल नहीं आता है बेटा. चलिए ये तमन्ना औसम टीपी कितनी टाइम पास है बेटा यार, मतलब कितना अच्छा पॉइंट है बेटा अपने लिए यार. अरे क्लियर, मतलब इसने तो अपनी कॉम्प्लिकेशन दूर कर दी जीवन की बेटा. तमन्ना औसम ने कंपोजिशन स्कीम बेटा 75 लाख. क्लियर. तमन्ना 10 लाख रुपए बेटा, और तमन्ना औसम टीपी 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता बेटा. हाँ है ना भाई, ये लो कितना मस्त सिस्टम, मतलब तमन्ना ने जीवन बना रखा बेटा अपना, है ना बेटा. यस बेटा पढ़. सर राघव ऑफ आसाम is exclusively engaged in intra-state taxable supply of ready-made garments. His turnover in the recent financial year, in the current financial year, for Assam showroom is 28 lakhs. He has another showroom in Tripura with a turnover of rupees 11 lakh in the current financial year. तो aggregate turnover हो गया कितना, 39 lakh. पर since इसकी एक ब्रांच का है त्रिपुरा में, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली बेटा. वहां से भी टैक्सेबल सप्लाई करता है बेटा ये. और सिंस सर त्रिपुरा में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा, तो आसाम में भी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. चलिए. पुलकित ऑफ पंजिम गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ शूज. खाए बेटा आपने कभी. ओके सर, his aggregate turnover in the current financial year is 22 lakhs. सर तमन्ना औसम टीपी में कवर नहीं होता. क्लियर. इसलिए इसको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी नहीं है. हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश, तमन्ना औसम टीपी में क्या बेटा, नहीं है. इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला. पान मसाला वो याद है, विमल वाला जुबा केसरी फोटो याद है बेटा आपको. क्लियर. अगर उस गुड्स पे आप सप्लाई करते हो तो आप 40 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हो. His aggregate turnover in the current financial year is 24 lakh. Since he is engaged in supply of pan masala, इसलिए he will not be eligible for the benefit of rupees 40 lakh, and his aggregate turnover limit will be only 20 lakh. और 20 lakh क्रॉस कर दिया, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ये लिख के आना रीजन बेटा आपको. अंकित ऑफ आसाम चलेगा बेटा, चलेगा मतलब 40 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा. is exclusively engaged in intrastate supply of services. ओ भाई ऋषिकेश, ये सर्विसेज देता है बेटा आपको. क्लियर. His aggregate turnover in the current financial year is 25 lakh. पहली बात तो आसाम है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सर कहा है ये, आसाम. सर्विसेज है बेटा, 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट मिलेगा. 20 लाख क्रॉस कर दिया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा. संचित ऑफ आसाम, संचित आज नहीं आया बेटा, ऑनलाइन अगर देख रहे हो बेटा कोई बात नहीं, आपके लिए आसाम से क्वेश्चन आया बेटा. इज एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज. बेटा ये आसाम में गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विसेज भी सप्लाई करता है. एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट ईयर इज 30 लाख. आई डोंट केयर, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि 20 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा इसको, क्योंकि सर्विसेज भी सप्लाई करा बेटा. बोलो भारत माता की जय. टफ है क्या बेटा. चलिए देखो इन्होंने क्या किया बेटा, वो जो प्रोविजन एप्लीकेबल है ना बेटा, वो कॉमनली सबके लिए लिख दिया गया बेटा. कॉमन प्रोविजन एक साथ लिख दिया बच्चों, और उसके बाद में सबके आंसर एक एक करके टप 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 लिखते गए बेटा.
What are the advantages of taking registration under GST, beta? Sir, registration will confer following advantages on the business, beta. First, legally recognized as supplier of goods service, beta. आपका legal recognition हो जाता है, beta. Proper accounting of taxes paid on input goods and services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or service or both by the business. बच्चों, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो परचेज पे टैक्स पे किया तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, इसलिए प्रॉपर जो टैक्स पे किया उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होगा और प्रॉपर क्रेडिट आप ले पाएंगे बेटा. लीगली ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज परचेजर, बेटा आप कस्टमर से टैक्स ले सकते हो. यू कैन इशू टैक्स इनवॉइस एंड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन दी गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू द परचेजर और द रेसिपिएंट, उनको भी क्रेडिट मिल जाएगा आपकी बिल के पैसे बेटा. बिकम एलिजिबल टू अवेल वेरियस अदर बेनिफिट एंड प्रिविलेजेस रेंडर्ड अंडर जीएसटी लो बेटा. हाँ है ना, तो केवल ज्ञान बांटा बेटा, कुछ नहीं हो बेटा. हाँ है ना भाई, यस. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10. कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कलेक्ट जीएसटी एंड क्लेम आईटीसी? जिंदगी में कभी नहीं. If a person is making taxable supply from different states with the same PAN number, can he operate with a single registration? No. Clear? Same PAN number अगर दूसरे स्टेट में है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग लेना पड़ता है. 12th. अच्छा, टफ लग रहा है ना बेटा क्वेश्चंस? बहुत टफ है ना बेटा? गुड. क्या स्ट्रेस आ रहा है बेटा? ओके, यस यस, गुड बेटा, मैं समझ रहा हूं बेटा. ज्यादा स्ट्रेस रिलीज नहीं करने का, पढ़ो बेटा. कैन अ पर्सन, ओ सर, कैन अ पर्सन, मैं समझ रहा हूं तू क्या समझ रहा है बेटा, है ना. कैन अ पर्सन हैविंग, और वो चिक्की खाओ बेटा अब्दुल वाली बेटा, और स्ट्रेस दूर करो बेटा. कैन अ पर्सन हैविंग, अरे यार अभी अभिषेक सर का लगता है तो बोलना उनको एक बार ये वाली बात. क्लियर? कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट. बेटा इससे अच्छा तो स्ट्रेस लो ही मत ना जीवन में बेटा, वरना क्या करना पड़ेगा, समझ में आया बेटा आपको? अब पढ़ बेटा. कैन अ पर्सन हैविंग, कैसे लोग है बेटा आप लोग बेटा? तोबा 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 बेटा, तोबा तोबा. सर कैन अ पर्सन, मेरे को लग रहा है बेटा कल लेक्चर खत्म करने के बाद मैं घर जाऊंगा तो एक बार पूरा ढंग से नहा के फिर जाना पड़ेगा बेटा. पता बड़ा घर वाले पहचानने से मना कर दिया, ये कौन है, बाहर निकल. कैन, क्या हरिद्वार कहा गया वो हमारा रोहित बेटा, है ना. हरिद्वार बेटा, हरे की पौड़ी पे बेटा, है ना, एक बार जाना पड़ेगा बेटा और अपने आप को एकदम पुण्य आत्मा करना पड़ेगा, है ना बेटा. अच्छा, तन तो वहां धोलोगे पर सर मन तो आपको भगवान की पूजा अर्चना वंदना करके ही हो पाएगा बेटा. पढ़ो. कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट, सेम स्टेट में, ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस? क्या वो ईच प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है? यस, ये उसकी चॉइस है, वो चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले, वो चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम करे सेम स्टेट में बेटा. आइए, is there a provision for a person to get himself voluntarily registered under GST though he may not be liable to pay GST? हाँ या नहीं? yes. सर अब आपको सेक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा. as per provisions of the CGST Act, if any person who is not liable for registration under section 22 or 24 of the CGST Act, even though he may apply for registration voluntarily beta, and the date when he will get the registration certificate will be the effective date of registration. और उसके बाद वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, उसके बाद जो सप्लाई करेगा उस पर टैक्स लगेगा बच्चा. हाँ है ना भाई? चल. कैन द डिपार्टमेंट थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर अ टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी? यस. अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो सुओ मोटो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है बेटा. हाँ है ना भाई? गुड. देखो इस तरह के सिंगल लाइन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम बनते हैं बेटा. ये तो स्टडी मटेरियल दे रखे बेटा, तो एसएम के क्वेश्चन तो अपने को ठीक है, रिवीजन हो रहा है बेटा, क्या दिक्कत है बेटा. Whether the registration granted to any person is permanent, क्या हर साल रिन्यू करना पड़ता है क्या? एक बार रजिस्ट्रेशन दिया ये परमानेंट है अनलेस यू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, या फिर डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है अलग बात है बेटा, अदरवाइज ये परमानेंट है बेटा. इज इट नेसेसरी फॉर द यूएन बॉडीज टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? यस.
देन बेटा उनको सेपरेट नंबर लेना पड़ता है बेटा, एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर इससे क्या होगा बेटा, वो ये नंबर लेंगे तो उन्होंने जो इनवर्स सप्लाई लिया है उस पर जो टैक्स पे किया है, क्लियर, उस टैक्स का उनको क्या मिल जाएगा बेटा, रिफंड मिल जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, यस। और ये स्ट्रक्चर जो बना रखा ना बेटा, इट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट्स। सर अरे उसको जो यूआईएन नंबर मिलेगा वो क्या है, पूरे इंडिया के लिए वैलिड है, वो स्टेट वाइज अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाईज टू यूएन बॉडीज, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जब वो सप्लाई करेगा उसमें यूआईएन नंबर लिखेगा बेटा, ताकि उन रेसिपिएंट जो यूएन बॉडीज है बेटा उनकी इनवर्ट सप्लाई एक साथ कंपाइल हो जाएगी एंड दे कैन क्लेम द रिफंड ऑफ दिस टैक्स पेड टू सप्लायर्स बच्चों। हाँ है ना भाई, चलिए, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। अरे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, जितने दिन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, या 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। बट फर्दर if they want to apply for extension, then they can further apply for extension for further such period or 90 days whichever is lower बेटा। हाँ है ना भाई, मैक्सिमम 90 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, बोलो यस सर। चलिए 19, what happens when the registration is obtained by means of willful misstatement, fraud और suppression of fact। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है विद द रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट। Is there an option to take centralized registration for services under GST? No. पहले सर्विस टैक्स जब हुआ करता था तो पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है आप चाहो तो सबके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। अब क्या आ गया, जीएसटी, सर्विसेज हो या गुड्स हो, स्टेट वाइज सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग है ना। स्टेट वाइज एसजीएसटी बेटा, सीजीएसटी तो चलो एक ही है पर स्टेट वाइज एसजीएसटी तो अलग है ना यार बेटा, इसलिए आपको हर स्टेट वाइज अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ centralized registration throughout the India. Separate registration for each state has to be taken beta. What could be the liabilities insofar as the registration is concerned on transfer of a business? अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है क्या होता है बेटा, अरे याद आया कि पेन नंबर चेंज होगा बेटा, क्लियर, जो ट्रांसफर होगा कौन होगा बेटा, वो क्या होगा बेटा, सिंस पेन नंबर चेंज हो रहा है बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो, तो उसको सेपरेट नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। और ट्रांसफर का अगर सारा बिजनेस बंद हो गया है देन ही में अप्लाई फॉर कैंसिलेशन बच्चों, यस या नो, डन। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल द असेसी हैव टू डिक्लेयर ऑल हिज प्लेसेस ऑफ बिजनेस? यस भाई, मैं रजिस्ट्रेशन कराते वक्त सारे प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना यार। मेरे 20 ब्रांच है महाराष्ट्र में बेटा, एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई, चलिए, does cancellation of registration impose any tax obligation on the person whose registration is so cancelled? Yes, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हो जितना भी इनपुट स्टॉक में, याद है बेटा आपको, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है तो कैपिटल गुड्स का डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इनकम्प्लीट बन, याद है बच्चों आपको। इनपुट का जो आईटीसी आपने लिया हुआ है वो, इनका जो आईटीसी बनेगा वो, ये एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, इतना आपको जीएसटी पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। याद है बेटा आपको, ये पूरा हमने पढ़ा था क्या आईटीसी पढ़ते वक्त बच्चों, यस या नो, डन। आइए 24th, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन थे बेटा, केवल लॉ को रिवीजन करने के लिए बेटा। आइए आरटीपी एमटीपी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखते बेटा। सर नवंबर 23 5 मार्क का क्वेश्चन, आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ cancellation of registration where the registration of a person is cancelled suo motu by the proper officer as per the provisions of the CGST Act बेटा। सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का तरीका क्या है बेटा, अगर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देता है बेटा, कैंसिल कर देता है, तो ऐसे केस में जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑर्डर आया आपके पास बेटा उसके 90 डेज में, याद है बेटा आपको, उसके 90 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकेंड ना बेटा, आपको एक सेकेंड बच्चों, ओके बच्चों यहां पे ये जो क्वेश्चन दिया मैंने बेटा, ये पता नहीं गलती से कैसे रह गया या गलत टाइप हो गया, जो भी था बेटा। सर यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे लिखा है 30 डेज, इसको अमेंड करिए और लिखिए क्या 90 डेज बेटा। लिखा बेटा आपने, क्लियर। सर
ये क्वेश्चन का आंसर वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन, देखो बेटा जीएसटी पार्ट में हमने पढ़ा था ना बच्चों, क्लियर, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए अगर आपको अप्लाई करना तो विद इन 90 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर व्हाट, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, ठीक है। और अगर आप लेट हो गए तो कमिश्नर के पास पावर है या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको फर्दर 180 डेज तक का टाइम और दे सकता है बेटा। पर आपको अगर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना तो पहले आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है बेटा आपको, आधार ऑथेंटिकेशन बेटा, हाँ है ना भाई। ये प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन है बेटा, हाँ है ना भाई। अब सुनो, ये आप आंसर क्या करिए बेटा, सर नहीं नहीं ये तो सही लाइन है बेटा। सर विद इन, अरे विद इन एक्सटेंडेड पीरियड कितना है 180 डेज बेटा, यहां लिखिए बेटा। और विद इन एक्सटेंडेड पीरियड फर्दर 180, बाकी पूरा सही है बेटा, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है बेटा। यहां पे 90 डेज करना है बेटा, एक तो आपको किया बेटा आपने क्लियर, और फर्दर एक्सटेंडेड टाइम को कितना करेंगे बेटा, फर्दर 180 डेज बेटा, ठीक है। तो सर ये आपको क्या करना पड़ेगा, सर करेक्शन करना है, इतने टाइम के अंदर आपको सर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर व्हाट, इतने में आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब सुनो, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन आपने दी है तो उससे पहले जितने भी, सर ध्यान देना, जो डिफॉल्ट थे वो आपको पहले रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड तो वो ऐसे केस में विद इन 30 डेज जब आपने अप्लाई किया है वो क्या करेगा, आपके रिवोकेशन का ऑर्डर पास कर देगा। पर अगर उसको लगता है कि नहीं आपकी एप्लीकेशन क्या करनी है, रिजेक्ट, तो आपको एक नोटिस इश्यू करेगा। क्या देगा बेटा आपको, और नोटिस इश्यू करके बोलेगा विद इन 7 डेज हमें रिप्लाई दीजिए बेटा। आप 7 दिन के अंदर रिप्लाई देंगे, फिर उसको लगता है कि नहीं सही है तो वो ऑर्डर पास करेगा, उसको लगता है गलत है तो वो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, विद इन 30 डेज वो ऑर्डर पास करेगा बेटा, हाँ है ना भाई, यस। आइए बच्चों, लिस्ट द इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द सीजीएसटी बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखनी कुल मिला के बेटा, हाँ है ना भाई। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है बच्चों, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स aggregate value of all taxable supplies, exempt supplies, export of goods or service or both, and interstate supply of the person having the same pen to be computed on all India basis. Clear? But turnover excludes ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट की लायबिलिटी वो टर्नओवर में पार्ट नहीं बनता है बेटा, क्लियर। सेकंड, जीएसटी वाले टैक्सेस एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, हाँ है ना भाई। चलिए कोई खास बात, आओ, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सच का सामना। सर सूर्यवर्धन पेज मत पलट बेटा, पढ़ ध्यान से। व्हेन द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस results in change in PAN, the business entity can apply for amendment of registration in the prescribed manner within 15 days. आप मुझे बताओ, अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उसकी सिर्फ पैन नंबर चेंज हो गया बेटा, क्या रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट से काम हो जाएगा या नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर चेंज तो जिंदगी चेंज बेटा, जिंदगी चेंज तो नया जन्म बेटा, हाँ है ना भाई। और ऐसे केस में नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बोले यस सर। चलिए, अरे चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो क्या क्या होता है बेटा, क्या पार्टनरशिप फॉर्म बन गई, क्या कंपनी या कंपनी बन गई इंडिविजुअल बेटा, याद आया बच्चों आपको। चल, स्टेट द पर्संस हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन नंबर 23 ऑफ द सीजीएसटी बेटा। किन किन को एग्जाम किया रजिस्ट्रेशन से बेटा, फर्स्ट जो एक्सक्लूसिवली ऐसा सप्लाई करते विचार एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, पर्संस हु आर सप्लाइंग सच गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, फिर एग्रीकल्चरिस्ट याद है बेटा आपको, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, फिर अगर आप केवल और केवल रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई ही करते हो बेटा, हाँ है ना भाई, या लिख दो एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप, एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप लिखो बेटा, एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप। फिर सर अगर आप सर्विस सप्लायर हो, कौन हो बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, तो भले आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो
पर अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराना, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। ये सब एग्जामिशन तो दे रखे बेटा 23 के बेटा। फिर सर अगर आप स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो और आप कौन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और उन 4 स्टेट में 10 लाख का टर्नओवर बचा। हाँ है ना भाई। फिर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स ज्यादा है बेटा आपको, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई भी करते हो पर उन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बेटा, तो ऐसे केस में थ्रेशोल्ड लिमिट तक आप एग्जेम्प्ट हो रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो तो भी 20 लाख का बेनिफिट दिया है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस। हाँ है ना भाई, क्लियर। ये सेक्शन नंबर 23 में जितने भी लोग एग्जाम किए रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा, वो सब यहाँ हमने लिख दिए बेटा। अच्छा ये सब पता है लोग कौन है बेटा, हमने एक तो 23 के साथ पढ़ते थे, एक 24 था ना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा, उसके बाद भी ये 3-4 पॉइंट पढ़ते बेटा आपने। हाँ है ना भाई। चलिए मिस्टर एलन, एलियन नहीं बेटा ये, मिस्टर एलन भाई, अ नॉन रेसिडेंट पर्सन विशेष टू प्रोवाइड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया, मतलब वो एनआरटीपी हो गया बेटा यहाँ पे। ही सीक योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द सीजीएसटी एक्ट, आपकी एडवाइस मांग रहा है बेटा वो। व्हेन शैल ही अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, एटलीस्ट 5 days एडवांस में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ही नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा। बताइए क्वेश्चन पढ़ते याद आ रहा है बेटा आपको। सेकंड, इज पेन मैंडेटरी फॉर हिज रजिस्ट्रेशन, नो, उसके देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है या उसका वैलिड पासपोर्ट नंबर है उसके बेस पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ आरसी ग्रांटेड टू हिम, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्लियर। कितना टाइम पीरियड है, जितने दिन के लिए उसने अप्लाई किया था या 90 days, प्लस वो चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर सच टाइम जो उसने अप्लाई किया या 90 days व्हिचएवर इज लोअर बेटा। हाँ है ना भाई, यस। विल ही बी एबल टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस, मैंने पढ़ा दिया बेटा आपको ऑलरेडी, 90 days बेटा, मैक्सिमम 90 days। इफ यस, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, जितने टाइम के लिए वो अप्लाई करता है वो दिन या 90 days व्हिचएवर इज लोअर ही कैन अप्लाई फॉर फर्दर एक्सटेंशन बेटा। भारत माता की जय। आइए 29, डिटरमाइन विथ ब्रीफ रीजंस whether the following statements are true or false, सच का सामना। Registration under CGST Act can be cancelled by the proper officer if the voluntary registered person has not commenced the business within 3 months from the date of registration बेटा। ओ भाई सर ध्यान दो, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया बेटा तो 6 महीने तक अगर आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ लिखा है, 3 नहीं 6 होता है बेटा। कितना होता है बेटा, 6 months। आइए, देयर इज अ डेयरी फार्म सेलिंग इंट्रा स्टेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन दिल्ली बेटा। द टर्नओवर ऑफ हिज डेयरी फार्म इज एज फॉलोज, मिल्क विच इज एग्जम्प्टेड टर्नओवर इज 1990,000 बेटा, बटर विच इज टैक्सेबल इज 50,000। कल बटर जो है वो टैक्सेबल बचा, बाकी 19,90,000 का दूध एग्जम्प्ट है बेटा, क्लियर। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बेटा, 20,40,000। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी अंडर जीएसटी फॉर द अबव मेंशन्ड पर्सन अज्यूमिंग ही हैज सेम पेन नंबर बेटा। आप मुझे बताओ, विद इन द दिल्ली सप्लाई कर रहा है और गुड्स से सप्लाई करता है बेटा, तो इसको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसका एग्रीगेट टर्नओवर इज 20,40,000 बच्चों। हाँ है ना भाई, दैट्स व्हाई ही इज नॉट लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। अब देखो बेटा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था ना बेटा, इसलिए आंसर भी इतना ही लिखा बेटा। समझ रहे बच्चों मेरी बात, टू द पॉइंट आंसर लिखा बेटा, ऐसा नहीं हो 40 लाख की पूरी कहानी लिख दी बेटा पूरी। ऊपर देखा था ना हमने क्वेश्चन बेटा कि 40 लाख की पूरी कहानी लिखी थी बेटा, वो लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, आपको टू द पॉइंट मार्क्स लिखना, आंसर लिखना बेटा। Amit, a taxable person, is operating in Tamil Nadu, Punjab, and West Bengal with the same pen. Can he operate with the single registration in West Bengal? No, na, na. क्योंकि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल स्टेट्स में आपकी लोकेशन है, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेनी पड़ेंगे इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। देयरफॉर since he is a taxable person, will be liable to get himself registered in all these 3 states, Tamil Nadu, Punjab and West Bengal. 31, the aggregate turnover of Vikas Enterprises of Mumbai, मुंबई में बहुत विकास हो रहा है बेटा,
महाराष्ट्र बेटा. Engaged in supply of services has exceeded rupees 20 lakh on 25th of January 2018. It submits the application for registration on 15th of February बेटा. इसका टर्नओवर कब क्रॉस हुआ बेटा? 25 जनवरी बेटा. कब अप्लाई किया? 15 फरवरी बेटा. चलेगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब ग्रांट हुआ बेटा? 20 फरवरी. डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा. बताओ क्या होगा बेटा? 2 मार्क का क्वेश्चन बेटा. 25 जनवरी बेटा. रीजन लिखा है इसका बेटा आपने और मार्क्स पूरे बेटा आपके. ठीक है, चलिए. स्टेट विद ब्रीफ रीजंस whether the following suppliers of taxable goods are required to register under CGST law or not beta. Sir, Mr. Raghav is engaged in wholesale cum retail trading of medicines in the state of Assam. कहाँ बेटा? Assam. His aggregate turnover during the financial year is rupees 9 lakhs, which consists of rupees 8 lakh is intra-state supply and rupees 1 lakh is interstate supply. इंट्रा भी सप्लाई करता है और इंटर भी सप्लाई करता है बेटा. ओ भाई दवाई बेचता है बेटा, दवाई. ओ भाई साहब, सर जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई की बात आई, सर गुड्स ना बेटा, ये क्लियर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बात खत्म. मिस्टर एस एन गुप्ता ऑफ राजस्थान is engaged in trading of taxable goods on his own account and also acting as an agent of Mr. Rishi of Delhi. His turnover in the financial year कुछ भी बेटा, क्लियर, वो प्रिंसिपल की बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है. आवाज नहीं आ रही हुए? सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ही रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल टर्नओवर. ये रिपीट हुआ क्वेश्चन बेटा. हाँ है ना भाई? समझ रहे मेरी बात बच्चों आप लोग? सर answer the following questions with respect to casual taxable person under the CGST Act. Who is casual taxable person? A person who is engaged in making, who is occasionally engaged in making taxable supply of goods or services or both in a state where he does not have any fixed place of business. Can a casual taxable person opt for compulsion scheme? No. When is the casual taxable person liable to get registered? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा वो एटलीस्ट 5 days एडवांस में फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एटलीस्ट 5 days एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा. व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेटा? सर जितने दिन के लिए नहीं, 90 days मैक्सिमम. जितने दिन के लिए इसने अप्लाई किया उतने दिन या 90 days व्हिचएवर इज लोअर. क्या ये एक्सटेंड कर सकता है बेटा? यस. जितने दिन के लिए इसने अप्लाई किया वो या 90 days व्हिचएवर इज लोअर के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है. भारत माता की जय. सेम पॉइंट हमने पढ़ा था एनआरटीपी के लिए बेटा, सेम सीटीपी के लिए बच्चों. 34th, explain the registration requirement under GST law in the following independent case बेटा. अहमद ऑफ जम्मू बेटा, होमवर्क करो ना, सेम क्वेश्चन बेटा रिपीट किया और क्या है. अरे क्लियर बता दूं क्या मैं आपको? अहमद ऑफ जम्मू एंगेज इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग तंबाकू बेटा, पढ़ाना भी हमने बेटा. एग्रीगेट टर्नओवर 24 लाख बेटा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा. है ना? लेप्चा ऑफ मिजोरम एंगेज, मिजोरम मतलब 10 लाख बेटा. है ना भाई? पेपर सप्लाई करता है, एग्रीगेटर में 13 लाख, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा. हाँ है ना भाई? क्या आपका आंसर अलग होगा अगर लेप्चा इज लोकेटेड इन मेघालय है बेटा? यस, आंसर मत चेंज होगा क्योंकि मेघालय में 20 लाख का बेनिफिट मिलता है बच्चों. हाँ है ना भाई? रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा इसको. कोई खास बात है क्या? चलो इसको 35 के लिए होमवर्क. सेम पॉइंट है बेटा, और क्या है, नाम हम चेंज करके दे रहे हैं. पढ़िए 36. अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 1 read with rule number 21A of the CGST rules related to suspension of registration. If the registered person has applied for cancellation of registration, what is the period and manner of suspension of registration बेटा? सर ध्यान देना बेटा, जिस दिन आपने अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, क्लियर, वो दिन से लेके जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है बेटा, उसके पीरियड में जो भी टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? सस्पेंड. क्लियर. और जिस दिन या तो रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, उस दिन सस्पेंशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा. याद आया क्या बच्चों? एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, यू कैन नॉट फाइल एनी रिटर्न बेटा. हाँ है ना भाई? चलिए कोई खास बात? सेम जो आपने पढ़ा हुआ है एचडीज लिख के आना बेटा. 37, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन ऑफ अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन बेटा. हमने पढ़ा था ना वो ऑफेंसेस आपने किए बेटा, वो लिस्ट ऑफ ऑफेंस वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है जिन जिन केस में रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है बेटा आपका? कैंसिल. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बेटा. अब सुनो, सिंस एक क्वेश्चन कितना मार्क का था बेटा? 5. ठीक है, तो यहाँ लिखा है एनी 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 11 पॉइंट में भी मेंशन, और आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे बेटा आपको.
कोई खास बात बच्चों? चलिए 38 P Limited, a registered person provided following information for the month of October 2020. Intra-state outward supply 8 lakhs. Interstate exempt outward supply, एक मिनट पहले देख लो लास्ट में जीवन में करना क्या बेटा अपने को. Explain the meaning of aggregate turnover. ठीक है साहब. Compute the aggregate turnover of P Limited for the month of October, assuming all amounts are exclusive taxes बेटा. GST is payable on reverse charge for GTA service बेटा. आगे बढ़ते बेटा ऊपर हम. ठीक है, कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर निकालना रे. इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यस. इंटरस्टेट एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, यस. टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, यस. पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, नो. पेमेंट ऑफ C&S, नो. पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स, यस. एनी अदर ड्यूटी अदर देन जीएसटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा. हाँ है ना भाई? यस. पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, तो इनवर्स सप्लाई ना आपका यार. अब भले इसमें रिवर्स लगता है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा. बताइए 8 और 4 12, 12 और 20 32 लाख 40,000 इज द एग्रीगेट टर्नओवर. भारत माता की जय. और डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर लिखना बेटा. कोई टफ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपको आता है इसलिए टफ नहीं बच्चों. जिसको यही नहीं पता रिवर्स चार्ज क्या होता है, हम टर्नओवर काउंट कर रहे हैं. इनवर्ट सप्लाई है कि आउटवर्ड सप्लाई है? आउटवर्ड सप्लाई बेटा. और इनवर्ट सप्लाई थोड़े काउंट करेंगे बच्चों यार. क्लियर? और आपको याद है कि ऑल ड्यूटीज अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस वैल्यू में इंक्लूड होता है, इसलिए कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी बेटा. बहुत सारे लोग कस्टम ड्यूटी ऐड ही नहीं करते बेटा. क्यों? पहली बार एग्जाम आया. अरे पहली बार एग्जाम में बहुत सारी चीजें आएगी बेटा. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों. अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सारे टैक्सेस ऐड करना है अदर देन जीएसटी, तो ऐड करो बेटा. आइए बच्चों 39 Q Limited is engaged exclusively in supply of taxable goods from the following states. The particulars of intrastate supplies for the month of May 21 are as follows बच्चा. सर ये टैक्सेबल गुड्स से सप्लाई करता है, फॉलोइंग स्टेट से सप्लाई करता है, वो भी इंट्रा स्टेट बेटा. मध्य प्रदेश से इतना, गुजरात से इतना, त्रिपुरा ओ त्रिपुरा. क्यू लिमिटेड 6 to know whether it is liable for registration under GST. पहली बात तो एग्रीगेट टर्नओवर बताओ बेटा मेरे को. 31 लाख. सिंस एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए क्रॉस हो गया, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. त्रिपुरा में ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इसलिए बेटा. और त्रिपुरा में लाइबल मतलब सारे स्टेट के लिए लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. क्लियर? जहां से भी टैक्सेबल सप्लाई करता है बेटा. सेकंड, will your answer be different if Q Limited supplies only petrol and diesel from Tripura instead of other taxable goods बेटा? यस, हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सर त्रिपुरा से अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम नहीं किया जाएगा. और मध्य प्रदेश और गुजरात में 40 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा. इसलिए यहाँ पे जब तक 40 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक बेनिफिट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का बेटा. बोलो यस सर. आइए बेटा सर देखिए ध्यान से, जो आपने पढ़े हुए ना एज इट इज क्वेश्चन आ रहे बेटा. मैं आपको कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा. क्लियर? ध्यान देना, जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डाला सर उसकी लाइफ जिंग डाला, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा. क्लियर? मेरी रिक्वेस्ट क्या है, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आपके हाथ से आप लिखना जरूर हर चैप्टर के बेटा. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40. मिस्टर क्यू, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ गुजरात स्टेट, इज अ ट्रेडर ऑफ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स. ठीक है साहब. इट मेक्स सप्लाईज टू दी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. ओके एक मिनट सर, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा का बेटा? गुजरात. सर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचता है बेटा यार ये तो 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेटा इसको. टर्नओवर ऑफ अक्टूबर इज 18 lakhs. वेरी गुड बेटा. एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी बेटा. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेटा. क्लियर? एंड वेदर मिस्टर क्यू इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट? नो, इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचता है. नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने वाले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है. हाँ है ना भाई? यस सर, इसलिए लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है. What will be the answer if Mr. Q makes the trading of taxable notified product instead of taxable notified handicraft goods, which involves 75% of machine and 25% by hand बेटा. अगर आप notified goods सर predominantly by hand बनाते हो बेटा, तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में एग्जिबिशन आपको मिल जाएगा. ऑल आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ फिर भी बेटा. क्लियर? समझे मेरी बात? एग्जिबिशन मिल जाता अगर आप प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड बने हुए गुड्स को बेचते तो बेटा. पर इसने 75% गुड्स किससे बना हुआ बेटा? मशीन से. इसलिए प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड गुड्स नहीं बना हुआ है, इसको बेनिफिट ऑफ 20 लाख नहीं मिलेगा, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा. हाँ है ना भाई? यस. और हाँ, जब इसको एग्जिबिशन मिलता है बेटा 20 लाख का बेटा, तब इसके पास
ये जितना भी सप्लाई करता है उसके लिए कंपलसरी ईवी बिल इशू करना पड़ेगा, पेन नंबर होना चाहिए बेटा इसके पास में, हाँ है ना भाई। और जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, क्लियर, डन। सर कुछ नहीं कर रहा मैं, केवल प्रोविजंस रिपीट करा रहा बेटा बेटा आपको, आई होप सारे पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा आपको। 41 तिरुपति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड started supplying services in आंध्र प्रदेश on आंध्र प्रदेश कहाँ है बेटा? इंडिया में तो ही है होशियारी, क्या तमन्ना औसम में आते क्या बेटा? वो औसम में जो ए आते हैं ना वो अरुणा है बेटा, अरुणा मतलब समझते बेटा अरुणाचल प्रदेश बेटा, हाँ है ना भाई। ये छोटी बातें क्या याद रखना बहुत जरूरी बेटा, आंध्र प्रदेश भी समझ जाते बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रदेश तो ही बेटा और ए से भी शुरू हो रहा है बेटा। अरुणा थी, अरुणा इज ए लेडी बेटा, ऐसे ध्यान रखे बेटा आपको भी, क्लियर है ना सिद्धेश सर? सुनना, सरकार तिरुपति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड सप्लाइंग सर्विसेज इन आंध्र प्रदेश ऑन 25 जनवरी बेटा। ऑन 6th of May its aggregate turnover exceeded rupees 10 lakhs and on 1st of November the aggregate turnover exceeded rupees 20 lakhs। एक मिनट, आंध्र प्रदेश का तमन्ना औसम टीपी में आता है क्या बेटा? नहीं, क्लियर। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28th of November। अच्छा एक मिनट और, पहली बात तो तमन्ना औसम टीपी में आया या ना आया बेटा? सर्विसेज बेटा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है, 20 लाख का बेनिफिट मिलता है। टर्नओवर कब क्रॉस हुआ बेटा इसका? 1 नवंबर को बेटा। अप्लाई कब किया? 28 नवंबर को किया, विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया क्या? यस। एंड इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 5th December। एग्जामिन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा बेटा? 1st of November बेटा। रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अरे क्लियर, चलिए 42nd डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लिखिए होमवर्क, रिपीट अगेन बेटा, ओके चलिए। 43 मिस्टर आकाश मल्होत्रा ऑफ गुजरात often participates in jewelry exhibition at trade fair in Delhi which is organized every year in the month of February बेटा। फरवरी में क्या होता है बेटा? वैलेंटाइन डे आता है ना बच्चा, तो ज्वेलरी एग्जीबिशन करता है। ये कहाँ बेटा? ज्वेलरी एग्जीबिशन होता है दिल्ली में, ये वहां जाके पार्टिसिपेट करता है बेटा। कहाँ का बेटा? ये गुजरात। द मिस्टर आकाश मल्होत्रा अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन जनवरी बेटा, ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर डिमांडेड एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश मल्होत्रा। क्या सही बोल रहा है क्या बेटा ये? यस। You are required to examine whether any advance tax is to be paid by Mr. Akash Malhotra at the time of obtaining registration। Yes, क्योंकि casual taxable person को at the time of applying for registration सर at least 5 days advance में from the date of commencement of business उसको registration के लिए apply करना पड़ता है, plus estimated net tax liability उसको pay करनी पड़ती है at the time of applying the registration। इसलिए the intention of the department is absolutely correct and sir the way he is asking for the advance deposit is correct। हाँ ना भाई? यस। और ध्यान रखना बेटा, अगर ये फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है तो जब ये एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए एक्सटेंशन हो सकता है बेटा, पर उस टाइम पे भी इसको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में और पे करनी पड़ेगी फॉर सच एक्सटेंडेड पीरियड बेटा। हाँ ना भाई? कोई खास बात? चलो 44 बी एंटरप्राइजेज स्टार्टेड इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ जनवरी बेटा इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका बेटा। अच्छा कर्नाटका तमन्ना औसम टीपी में नहीं आता बेटा, क्लियर। जनवरी में इसने बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करी बेटा। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेटा, ओके। आखिर जीवन में क्या करना बेटा? देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बी एंटरप्राइजेज विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो स्पेसिफाई विद रीजंस वेदर इट इज लायबल टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। देखिए सर, रिपीट है बेटा क्वेश्चन पूरा, देखिए। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है 7 लाख। वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट लग गए, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज गुड्स हो या सर्विस हो, क्लियर। एग्री टर्म में काउंट होगा बच्चा ये, क्लियर। सेकंड थिंग 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको, पर हाँ 20 लाख का बेनिफिट जरूर मिलेगा इसको बेटा, भले वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है बेटा। फिर वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक मिनट, क्या हमारे टर्नओवर काउंट होगा क्या बेटा? पढ़ के देखो वापस से। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। भाई ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई, इसमें रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। अब टैक्स भले वो पे करेगा, पर टर्नओवर तो है ना बेटा अपना,
हाँ, रेसिपिएंट के टर्नओवर में काउंट नहीं होता, पर हमारे टर्नओवर में तो काउंट होगा बच्चा ये। यस, वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स फ्रॉम इट्स अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर अंडर द सेम पेन। बेटा सर मणिपुर याद है, तमन्ना बेटा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड बेटा, पर वहां से अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, तो आपको मणिपुर में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 10 लाख रुपए नहीं होगा। एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा बेटा ये, क्लियर। बताइए एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बच्चा इसका, 19 lakhs इज द एग्रीगेट टर्नओवर बच्चा, हाँ है ना भाई। अब सुनो, अगर 19 लाख इसका एग्रीगेट टर्नओवर है, क्या है बेटा, क्या इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, नहीं, क्लियर। इस क्वेश्चन के आगे लिखिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। क्यों वेरी वेरी गुड बेटा, क्योंकि पहली बात तो इसमें मणिपुर का पॉइंट पूछा बेटा इसने, और वहां से आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, इसलिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए नहीं करेंगे, वहां आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो इसलिए बेटा। सेकंड बात, आप इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई करो जिसमें रिवर्स लगता है, इसलिए वो टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा बेटा, क्लियर, क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई। और थर्ड बात, आप सर्विसेज सप्लाई करो पर इंटरस्टेट थी बेटा, इंटरस्टेट थी पर सर्विसेज थी बेटा, इसलिए आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। एंड यस, स्टिल यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बोलो यस सर। Thus it is not liable to be registered as its aggregate turnover does not exceed the threshold limit। इसी के साथ भारत माता की जय। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा, चारों पॉइंट इसके बड़े अच्छे थे बेटा, है ना भाई। आइए बच्चों, सर आइए बच्चों, ये खत्म करते हैं हम टॉपिक को बेटा, यहीं पे बेटा, क्लियर, डन। आप मुझे बताओ क्या टफ थे क्या क्वेश्चन बच्चों, ध्यान देना बच्चों। अच्छा, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे, इधर ध्यान, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन बनते, क्लियर, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते बेटा, पर आपके क्वेश्चन इजीली हो रहे बेटा, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर ये यहां तक चैप्टर भी हमारा होता है खत्म। बाय बोलो बच्चों, बाय बच्चों, बाय।